धन्यवाद सर। अब क्यों ना हम नवानी जी से ही बात करते हैं, उन्हीं की बातों को सुने। तो आपसे निवेदन है नवानी जी कि आप आए और अपने मन की बातों को आज हमारे समक्ष रखें। और इसी के साथ साथ जैसे कि उनियाल जी ने आपसे निवेदन किया है, हम सब भी चाहते हैं कि एक स्त्री चेतना को लेके जो भी आपकी पसंद की कविता है वो आप अवश्य हमें सुनाएं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद अर्चना जी। मेरे बारे में बहुत कुछ आपने लोगों से सुना, लेकिन दरअसल मेरा कोई भी विशेष परिचय नहीं है। ये जितने लोग थे भावनात्मक रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं एक आम आदमी हूँ, और मैं उन आम लोगों में से एक हूँ जो दौड़ते हुए तो दिखाई देते हैं पर होते कहीं नहीं है। मैंने, भाई साहब ने जैसे कहा, सच है कि मैंने ध्येय के लिए काम किया, श्रेय के लिए काम नहीं किया। और जब मैंने अपनी खोज की, जब मैंने अपने को ढूंढा कि मैं कौन हूं, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत बड़ा आकाश देख लिया। मैंने बहुत बड़ा आकाश देख लिया, सोचा समेट लूंगा इसे। मैंने बहुत बड़ा आकाश देख लिया, सोचा समेट लूंगा इसे, पर मैं उसमें खो गया। मैंने बहुत बड़ा सागर देख लिया, मैंने बहुत बड़ा सागर देख लिया, सोचा इसका अवगाहन कर सकता हूं, पर मैं डूब गया। मुझे एक साथ कई रोशनियां दिखाई दी, मुझे एक साथ कई रोशनियां दिखी। मैंने लपकने की कोशिश की, मेरे हाथ जल गए, वे बुझ गईं और मैं अंधेरों में घिर गया। मेरे हाथ जल गए, वे बुझ गईं और मैं अंधेरों में घिर गया। मुझे एक साथ कई रास्ते दिखे, मुझे एक साथ कई राहें दिखी। मैं सब दिशाओं में दौड़ने लगा और मैं भूल भुलैया में भटक गया। मैं खोया खोया, भटका भटका, डूबा हुआ हूं आज भी। मैं भटका भटका, डूबा हुआ, खोया खोया हुआ हूं आज भी। साथियों नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भाई शांति प्रकाश जिज्ञासु का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे आम आदमी के बारे में ये कोशिश की कि उनका जो स्नेह है उन्होंने मेरे ऊपर उंडेल दिया। दरअसल मेरी कहानी कोई विशेष कहानी नहीं है, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि मेरा परिचय भी कोई विशेष परिचय नहीं है। और उन्होंने जो कुछ भी किया, एक स्नेह मेरे ऊपर उंडेल दिया, और मैं उनके इस भाव से भीतर तक भीग गया हूं। हालांकि मैं नहीं मानता कि मैंने ऐसा कुछ किया, लेकिन उन्होंने, लोकेश नवानी नहीं, एक साधारण आदमी के सपनों, परिकल्पनाओं, विचारों और प्रयासों को एकत्र कर एक पुस्तक का रूप दिया। वो कोई भी हो सकता है, लोकेश नवानी। शायद इसलिए कि आम आदमी भी सपने देख सकता है और अपने सपनों के लिए कुछ जतन कर सकता है। सपनों का सफल या असफल होना बहुत बात की बात है। उन्होंने आम आदमी के सपने इकट्ठे किए, वे आम आदमी के मुस्कुराने के कारण तो बनते ही हैं। उन्होंने एक, चाहे लोकेश नवानी है चाहे कोई है, उसके सपनों को इकट्ठा किया, तो वो लोकेश नवानी या उस आम आदमी के मुस्कुराने की बात तो बनती है कि भाई मुझे किसी ने रेखांकित किया है। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी के सपने भी कमतर नहीं होते। शांति ने इस किताब में ऐसा किया कि आम आदमी सपने देख सकता है, उसके सपने कमतर नहीं होते और वे प्रेरणा कर सकते हैं। कोई आदमी पहल कदमी कर सकता है। मैंने जो किया, कुछ नहीं किया, छोटे छोटे कामों की पहल की हैं, जिन्हें आज शांति जी गिना रहे हैं। शांति जी का पुनः धन्यवाद। अब मैं परम श्रद्धेय आदरणीय अग्रज
और हिंदी कविता के शिखर पुरुष आदरणीय लीलाधर जगूड़ी, जो दरअसल लीलाधर जगूड़ी नहीं है, भारतीय कविता में एक विचार है, ये नाम से ऊपर हैं। दरअसल हमें गलतफहमी होती कि हमारे भाई हैं, कुछ हैं, हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम चेतना और विचार का स्तर देखते हैं तो वो विचार के रूप में भारतीय कविता जगत में स्थापित हैं। वो भारतीय वांग्मय के बहुत बड़े अध्येता हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय वांग्मय की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैंने जिस व्यक्ति की कविताओं में भारतीय वांग्मय को देखा, उसका दर्शन देखा, वो लीलाधर जगूड़ी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मुझे खुशी है कि उनका आशीर्वाद एक साधारण आदमी को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर संजय जसोला जी को इस रूप में नहीं देखता कि वो कहीं के वाइस चांसलर हैं। मैं देहरादून के या उत्तराखंड के सर्वाधिक उदार मना लोगों में से उन्हें एक व्यक्ति के रूप में पाता हूँ, जो बहुत सरल सहज आदमी है, जो इस समाज की बहुत गहरी चिंता करता है, जिसका हम मूल्यांकन नहीं करते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं दिखाई देती। पद और प्रतिष्ठा की जो हनक होती है वो दिखती है। मैं पहली बार अगर किसी व्यक्ति से प्रभावित हुआ हूं जो ऐसे अपने को संबद्ध करता हूं, उनमें जसोला जी का नाम सर्वोपरि है। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय मेरे साथियों, बहनों और यहाँ पर जितने भी मेरी इस यात्रा के साथी हैं, कुछ मेरे परिचित हैं, कुछ मेरे से बचपन से जुड़े थे, वो हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप, ये मैंने सब कुछ क्या किया, और ये कोई वैसी कहानी नहीं है जो मैं आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूं। मेरे से आप लोग पता नहीं कैसे महसूस करते हैं कि मैंने कुछ अच्छा और बड़ा सा काम कर दिया, लेकिन दरअसल ये कहानी बड़ी विचित्र है। ये कहानी है मेरे बुद्धू होने की। जो मैं आपको अपना वो सुना रहा हूँ, बुद्धूगिरी सुना रहा हूँ। मैंने बहुत बुद्धूगिरी की है। आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी कविता लिख दी आपने, कह दिया धात बना दी। मैंने 18 साल की उम्र में गढ़वारती बना दी थी। आज से 50 साल पहले मैंने फंची कविता लिख दी थी और दिल्ली में पढ़ दी थी, शक्तिनगर में कुलानंद भारती के स्कूल में। और स्त्री विमर्श की कविताएं मैंने जब स्त्रियों के बारे में जाना, समझा, तो मैंने उस पर बाद में लिखा, लेकिन उस समय मैंने ये शुरुआत की थी। तो आप समझ लीजिए कि आज से 50 साल पहले मैं कैसा था। क्या समझदार था? नहीं, सरल बच्चा था। दरअसल मैं बुद्धू था, निरा बुद्धू। ये एक निरे बुद्धू बच्चे की कहानी है जो आज यहाँ देहरादून में यहाँ तक आई है। तो मैं अपनी बात शुरू करने के लिए 50 साल पहले अपने पर निगाह डालता हूँ। मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। अगर मैं आज दावा करूंगा कि जी मैं बहुत ज्ञानी था तो ये पूरी तरह असत्य होगा। ये पूरी तरह असत्य होगा। मैं निरा बुद्धू था, उम्र 18 साल। स्कूल के समय से कविता लिखने का शौक लग गया था। कुछ कविताएं लिखी, ठीक वैसी जैसे लड़के लिखते हैं। ये आप सब समझते होंगे कैसे लिखते हैं बच्चे, लेकिन मैंने लिखी। और मैं भोपाल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा के बाद 29 मार्च 1973 को पीठ पर बस्ता लादकर दिल्ली पहुंचा। तब मेरे पिताजी हरि मंदिर निरंकारी कॉलोनी में पुजारी थे। आप समझ रहे हैं ना, मैं पहाड़ का आम आदमी। उस समय पहाड़ के लोग, मेरे पिताजी पहले आर्मी से गढ़वाल राइफल में थे, क्वार्टर मास्टर हवलदार रिटायर हुए थे, सन 60 में हो गए थे। और जो हम हैं अपने पिता की, उस जमाने में कहते थे तुम बुढ़ापे की औलाद हो। आप समझ रहे हैं, ऐसे कहते थे। अब क्या हुआ कि पिताजी 60 में रिटायर हो गए, दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक मंदिर में पुजारी बन गए, पूजा पाठ करने लग गए। मैं भोपाल से आया, वहां आया, और जैसे मैं वहां पहुंचा तो मेरे पिताजी के एक मित्र थे, वो उस दिन हमारे घर आए हुए थे, यानी कि मेरे पिताजी के पास आए हुए थे। तो वो कविताएं लिखते थे। गढ़वाली के बड़े लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं वो। उन्होंने सन 75 में बहुत अच्छी कविताएं लिखी। पहले तो वैसे लिखते थे, लेकिन वो हमारे घर आए तो उन्होंने मुझे
हमारे घर में उस दिन जब आए, वो मेरी, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आप समझ सकें कि कॉमन मैन की जो थ्योरी है वो कैसे काम करती है, कैसे क्रियान्वित होती है, और कॉमन मैन क्या कर सकता है। एक एग्जाम्पल है, उसका उदाहरण है। तो हुआ क्या कि वो जब हमारे घर में आए तो मेरे से बातचीत करने लग गए। उन्होंने, वो हाथ भी देखते थे। उन्होंने कहा, भाई तुम कुछ लिखते विखते भी हो? अब क्योंकि हम तो इस बैग में हमारे स्कूल की कॉपी थी, उसमें हमने कॉपी निकाली। मैंने कहा हाँ, मैंने कविताएं दिखाई, एक दो कविताएं पढ़ी जो स्कूली बच्चे पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने कविताएं दिखाई, उन्होंने कहा बहुत सुंदर। हालांकि मैंने उससे पहले भोपाल में, जब भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ था, स्कूल में 10वीं में वो हुआ था, एक बच्चों का काव्य पाठ। तो मैंने एक कविता लिखी थी 71 में, शिमला समझौता धोखा है जी रद्द करो, ये देश की सौदेबाजी है, ये हम सब की नाराजी है, शिमला समझौता धोखा है जी रद्द करो। तो स्कूल में फिर अप्रिशिएट किया उन्होंने, तो हम फिर समझ लो कवि बन गए। लेकिन ये एक प्रक्रिया थी उसकी, कवि मना होने की, कवि नहीं बना था। पर उस तरह के भाव मन में उमड़ने लगे थे और कविता लिखने की ओर मन होने लग गया था। छोटी छोटी स्कूली कविताएं लिखने लग गया था। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ देखा, कुछ लिखते भी हो? तो भाई हम, अब किताबें, डायरी में तो, कॉपी में तो कविताएं लिखी। तो मैं मुस्कुराया, अरे वाह कितनी अच्छी बात है कि मुझे तो ऐसा आदमी मिल गया कि जो कविता के बारे में पूछ रहा है। मैंने अपनी कविताएं सुनाई। उन्होंने कहा क्या गढ़वाली में भी लिखते हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सुनो मेरी कविताएं। तो मैंने उनकी कविताएं सुनी। तो जो शब्द मैं भूल गया था, जो गांव घर में बोले जाते थे, वो जब सुने तो मेरा उन शब्दों के प्रति आकर्षण हो गया, भाषा के प्रति आकर्षण हो गया। और उन्होंने कहा तुम कविता लिखो। तो लोकेश जी कविताएं लिखने लग गए और दिन रात कुछ न करके कविताएं लिखने लग गए। सन 73 से कविताएं लिखने हमने शुरू कर दिया। सन 74 में मैंने फंची कविता वैसे लिख दी थी, जो 75 में मुझे सार्वजनिक मंच पर सुनाने का मौका मिला। अब जब ऐसी कविताएं लिखने लग गए, अब क्योंकि उस समय अकल तो थी नहीं, तो अब उनके सानिध्य में आया। तो वहां पर तब आंचलिक कविताओं का माहौल नहीं था, तो लोगों के घर जाते थे। वो एक डिफेंस में थे, एक अधिकारी थे, नेगी जी उनके घर जाते थे, बल्लभ डोभाल थे, तो वो कविताएं सुनते थे, तो वो मुझे भी ले जाने लगे। अब क्या होता था कि वो कविताएं, तो वो असली कवि तो वही थे, अब साथ साथ हम भी पूछ की तरह चले जाते थे। तो वो कविता सुनाते थे, दो चार मेरी भी सुनवाते थे। तो हम फूलने लग गए कि बस फूल के कुप्पा हो गए कि बस हम कवि बन रहे हैं। ठीक है ना, गलत फहमी थी। खैर जब हुआ तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे कवियों से मिलाना शुरू किया, और इस तरह से मेरा गढ़वाली भाषा के प्रति आकर्षण था, और उनकी प्रेरणा, संगत और प्रभाव से मैंने लिखना शुरू किया। उसके बाद जुनून सा छा गया, और मैं भी मेरा भी लगाव मातृभाषा के प्रति, जो एक आकर्षण होता है ना, भाषा के, माँ के, समाज के, ऐसे ऐसे मेरे आकर्षण बना और मैं उधर ढल गया और धीरे धीरे लिखने लगा। इस बीच उन्होंने, जो कवि थे मेरे पिताजी के मित्र, उन्होंने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया। उनमें से एक ने मुझे छोटा कवि कहना शुरू कर दिया, और भाई साहब मैं फूल के कुप्पा हो गया। अब बात समझिए, असली बात, मैं तो बेवकूफ आदमी था, नहीं समझे। अब उन्होंने कहा तुम तो छोटा कवि कह रहे। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब घूम रहा हूँ और अपने को छोटा कवि समझ रहा हूँ। अब हुआ क्या, तो मैं अंदर से कितना फूला न समाया बता नहीं सकता। मैं उनके घर भी जाने लगा। एक दिन उन्होंने कहा कि 30-40 साल बाद तुम्हारा बड़ा नाम होगा। बात दिमाग में बैठ गई, मेरी बुद्धि घूम गई, आप समझ गया, भूत लग गया। और असली बात, वो अपने बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। उनके बच्चे आज बहुत अच्छी जगहों पर वो हैं, और लोकेश जैसा बेवकूफ बच्चा, उनके बच्चे सफलता के शिखर पर हैं, और लोकेश जैसा बच्चा आज भी कवि नहीं बन सका, कविता की दिशा नहीं जान सका, और स्वांता सुखाय लिखने लगा, उसी लेखन पर चलने लगा। इस बीच मेरा मतलब, जब मुझे समझ आया कि अब मुझे आंचलिक भाषाओं के लिए काम करना है, तो दिल्ली में एक ऋषिकांत मंगाई मेरे हम उम्र था, वो मेरे से 1-1.5 साल छोटा था। वो था 17 साल का, मैं 18, वो 16 साल का रहा होगा, मैं 18 साल का। तो हमें बड़े बड़े ख्वाब देखने लग गए
कि यार हम ऐसा करेंगे, उत्तराखंड को बदल देंगे। अब सपने देखने में बुराई क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे वो करेंगे, और बड़ी बड़ी कल्पनाएं करने लगे संस्थाएं बनाने की। पर पहले ये तय हुआ कि हम जो आंचलिक भाषा के कवियों के लिए फोरम बनाएंगे। तो इस पर हमारा बड़ा डिस्कशन होने लग गया। अब अकल उस पर भी नहीं थी, मेरे पे भी नहीं थी। तो हमने फिर वहां पर एक गढ़ भारती संस्था बना दी। गढ़ यानी गढ़वाल और भारती माने वाणी सरस्वती। इस तरह वो कवियों की एक संस्था बन गई और उस कविता से शुरुआत की। लेकिन उसका गड़बड़ क्या हुआ कि जब ऐसा जोश चढ़ गया तो हमने लोगों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। तो उस जमाने में राज दसमाना वगैरह दिल्ली के जो प्रगतिशील लोग थे उनके घरों में जाने लग गए। अब जाने क्या लग गए कि वो बेरोजगार, मैं भी बेवकूफ। अब दोनों पैदल भी घूमने लगे, सुबह दिल्ली में निकल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और गोष्ठियां कर रहे हैं, कविता पर चर्चा हो रही है। रोजगार काय को करना, वो दिमाग में नहीं आ रही बात, नहीं समझे। तो ये बड़ी रोचक बात हुई और होने लग गया कि टोटल न तो हमें कविता का भविष्य पता था, न आंचलिक भाषा का पता था, उसकी दिशा कौन सी है, उसकी उम्र कितनी है, उसके आगे संकट क्या है। लेकिन भावनात्मक रूप से ऐसे जैसे बौरा गए, जुनून छा गया और हम कविता के लिए काम करने लग गए और बड़ी बड़ी वो होने लग गए। उसका ना हमें रास्ता पता था ना मंजिल, पर घुस गए तो घुस गए, पता नहीं क्या करने लग गए, सपने देखने लग गए। और पता चला कि हम सोच रहे हैं दुनिया पलट देंगे, और इतना जोश छा गया कि जो सोच रहे हैं वो होकर रहेगा। और जब बाद में थोड़े से परिपक्व हुए तब पता चला कि दुनिया तो हमसे कुछ बदली नहीं, ये पत्ता तक नहीं हिला हमसे और हम ही बदल गए। मतलब ये सच्ची है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। ये जो मैंने देखा है वो सब है, ये घटनाक्रम। और अब पता चला मैंने ना तो दाम के लिए काम किया ना नाम के लिए काम किया, मेरा था एक मिशन के लिए काम किया। और इस प्रक्रिया में, इस कार्य में जो भी मूर्खताएं की, मतलब अब पता चला कि मैंने मूर्खतापूर्ण काम किया। आज अपने पर खूब हंसता हूं कि मैंने क्या क्या किया, लेकिन मैं रोता भी हूं कि मुझसे ये हो गया, मैंने जो करना था वो नहीं किया और ये लाइन चुन ली। आप समझ रहे ना। और मैं इस हंसने में आनंद भी पाता हूँ, इस रोने में आनंद भी पाता हूँ। अरे मतलब हो गए बेवकूफ में, लेकिन आनंद पाता हूँ। क्या किसी को मूर्खताओं के आनंद का पता है? जानते हैं आप? नहीं जानते। मुझे मूर्खताओं के आनंद का पता है, और मूर्खताओं का एक अलग आनंद है जो मुझे आ जा रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि भावनात्मक यात्रा थी ये, आप एक दो पन्ने और पढ़ूंगा, बताते हुए मजा आ रहा है कि मैं उन मूर्खों में पहला हूं जिसने कुछ भी पाया वाया नहीं। मैंने उद्देश्य और ध्येय के लिए काम किया, मिशन के लिए काम किया, केवल खोया ही खोया। इसमें इतना खोया कि हिसाब लगाना मुश्किल है। मुझे लोग कहते हैं कि लोकेश भाई बहुत अच्छे हैं, खूब हंसी आती है, क्योंकि असलियत तो अपन को मालूम है। असल में मुझसे वो बेवकूफियां हो गई, इतनी बेवकूफियां हो गई, इतनी अति बेवकूफियां हो गई कि मैंने जीवन को एंजॉय ही नहीं किया। मुझे एक जुनून सा, दीवानगी सी आ गई और एक उल्टी धुन लग गई कि कुछ करना है, कुछ तो हुआ नहीं। और जो कुछ भी किया उस पर बहुत लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर बहुत लोगों ने कब्जा कर लिया। और चतुर मित्रों ने अपने हित साधे, नाम दाम पद पुरस्कार प्राप्त किए, कुछ ने सीख साख कर हाशिए पर धकेल दिया। संगठन पर काम किया तो लोग विरोधी बन गए, अपेक्षाएं करने लगे। जिसका हित नहीं सदा वह विरोधी और शत्रु बन गया। आज मित्रों से शत्रु अधिक है मेरे, आपको आश्चर्य होगा। आप समाज में देख सकते हैं, कर सकते हैं बात। मैंने आंचलिक भाषा साहित्य पर बहुत काम किया है, मूवमेंट खड़ा किया है। आप पाएंगे कि मेरे बहुत अच्छे प्रशंसक भी हैं, बहुत शत्रु बहुत अधिक हैं। मैं दरअसल एक चीज पर जो मेरी मैंने अपना भरोसा बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलना चाहता, अच्छे काम करना चाहता हूँ। तो मुझे कई चीजें पसंद नहीं आती तो लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आलोचक बन जाते हैं। और मेरा जिनको मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं बन पाया, जिनको मैंने आगे बढ़ाया उन्होंने तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा की, अपशब्द किए, कहे। इस दुनिया में उन सबको यश और कीर्ति मिले। मैं कामना करता हूं उनको यश और कीर्ति मिले। वो यश और कीर्ति इसलिए नहीं मिले कि मुझे कुछ उससे फायदा होगा, उससे उनकी समझ बढ़ेगी, वो इस अच्छी दुनिया को रचेंगे। उन्हें समझ आया कि लोकेश नवानी ने आपसे अन्याय नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना। इसलिए चाहता हूं मैं, इसलिए आज भी अगर किसी को जो मुझे बेहतर आता है
मैं अपने हर ग्रुप को बेहतरीन चीज सिखाता हूँ जितना मुझे आता है। ऐसा नहीं कि मुझे असाधारण ज्ञान प्राप्त है। और मैं अति प्रसन्न हूँ कि जो मैंने विचारों की लड़ाई खड़ी की थी उसे वो लोग लड़ रहे हैं। वरना मेरे जैसे 36 लोग आते हैं और 36 लोग जाते हैं। मैं भी उन्हीं 36 में जो आए और गए, लेकिन मैं आज आपके बीच में आपको नमस्कार करने के लिए खड़ा हूँ। और इस सब के पीछे मजेदार बात जो मुझे बाद में समझ आई, ये अब आपके सुनने लायक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो मजेदार बात कहना चाहता हूँ कि मतलब मैं कौन हूँ। अब क्योंकि मैंने जब काम किया, आपको मैंने बता दिया कि मैं 17 साल में समझदार था। बोलिए आप, नहीं ना? नहीं था, बुद्धू था। तो मजेदार बात यह है जीवन की कि एक मजेदार बात है कि एक दिशाहीन आदमी ने एक दिशाहीन बच्चे को दिशा दी। एक दिशाहीन ने दिशाहीन बच्चे को दिशा दी और दिशाहीन बच्चे ने उस दिशा को दिशा बनाया और कई दिशाहीनों को दिशा दिखाई। आप समझ रहे हैं? खुद तो दिशाहीन था, मुझे दिशा दिखाई, मैंने उसे दिशा बनाया और कई दिशाहीनों को दिशा दिखाई। पर सबसे मजेदार बात, उसको अब तक दिशा नहीं मिली। समझ गई ना? और लोगों के समय आरंभ हुए, उन्हें सब कुछ मिला और मेरा समय पहले ही समाप्त हो गया। मेरा समय समाप्त हो चुका है और ये मेरी एक तरह की बेवकूफी की गाथा है जिसे मैं साझा करता रहूंगा कि मैंने क्या क्या उल्टे और बकवास काम किए। इस तरह आधी सदी बुद्धूगरी में चले गई और मैं आज भी बुद्धू हूं और वहीं खड़ा हूं जहां 50 साल पहले खड़ा था, उसी समय में खड़ा हूं। और आपके सामने अपने बेवकूफी में हंस भी रहा हूं। अपनी बेवकूफी पर हंसने का मादा चाहिए और मैं प्रसन्न हूं कि मैंने ये बेवकूफियां की। अब इसमें मैं थोड़ा सा और कहूंगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या हुआ इन बेवकूफियों में, मुझे अक्ल आई। अब मैं असली बात शुरू कर रहा हूं। ये तो मैंने अपना वो कहा, उसकी बड़ी लंबी कहानी है, खूब हंसोगे, मैंने ऐसे काम किए हुए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में अच्छा हुआ कि कुछ अक्ल आई, इस प्रक्रिया में कुछ बातें अपने ढंग से समझ आई। अक्ल यह भी आई कि कविता क्या है। कविता वो नहीं कि जो मेरे मन में आ रहा है, मैं बाथरूम में नहा रहा हूं और जगुड़ी जी का शिष्य बनने चल पड़ा। जी नहीं, कविता बहुत गहरी चीज है। अगर किसी को कविता समझनी है तो जगुड़ी जी के जो अंतर चेतना है उसको समझिए, तो आप कवि को समझ सकते हैं। उनकी कविताओं में दर्शन है, विचार है, थॉट प्रोसेस है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक असाधारण आदमी हमारे बीच में बैठा हुआ है और उस असाधारण आदमी की जो यात्रा है साधारण से असाधारण की हो हुई है। तो कुछ लोग साधारण से असाधारण बनते हैं। वो घर से भागा हुआ बच्चा है, एक सिपाही है, लेकिन इस कविता का शिखर पुरुष है भारतीय कविता का। आप समझ रहे हैं ना? मेरी यात्रा, क्योंकि मुझे दिशा नहीं मिली, मैं भटक गया और मैंने बहुत रोशनियां देख ली, बहुत रास्ते पे चल पड़ा, एक लाइन पे नहीं चला, तो मैं भटक सा गया। तो जिससे मुझे ये समझ नहीं आया कि क्योंकि मुझे कोई गुरु नहीं मिला। मैं अपनी जो अभी मेरी एजुकेशन के बारे में, मेरी एजुकेशन बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल साधारण है। मेरे पिताजी फौज में थे और हम बहुत भाई बहन थे। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुझे अब पढ़ना वढ़ना नहीं है, तुझे नौकरी करनी है, भाई बहन है तेरे। अब उस जमाने में पिताओं से बड़ा डर लगता था, है ना? फिर आर्मी वाले पिताजी, पहले आर्मी वालों को बड़ा गुस्सा आता था ना, अनुशासन था, तो हम भी उनसे भयभीत होते थे। तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि मैंने दूसरे तरीके से बीए और एमए के एग्जाम दे रखे और बीएमए की किताबें पढ़ रखी। आप समझ रहे हैं ना? एक में फेल हो गया, मैं पास भी हो गया, लेकिन अपनी तरफ से नहीं दी। मीन्स कहने का यह है कि मैं मेरी रेगुलर पढ़ाई वैसे नहीं पढ़ सकी, लेकिन मैंने अज्ञे की कविता सन 71 में पढ़ ली थी। आप समझ रहे हैं? आपने सुना होगा भाई साहब कांगड़े की छोरियां। तो मैंने उस पढ़ना शुरू कर दिया था उस जमाने में, लेकिन परिवार के दबाव के कारण मुझे ये सब छोड़ना पड़ा। पर मेरी रुचि कम नहीं हुई, मैं अपने पिताजी से दूर होता चला गया और कविता की तरफ बढ़ता गया। तो मुझे अक्ल आई फिर कविता की, कविता क्या है, और मुझे अक्ल आई कि चेतना क्या है, जन पक्षधरता क्या है, समाज क्या है, सामाजिक सरोकार क्या है।
मुझे समझ आया कि विचारों के कदम होते हैं, मुझे समझ आया कि विचारों के कदम होते हैं और वे आगे बढ़ते हैं। मुझे समझ आया कि विचारों की गति होती है, वे फैलते हैं। मुझे पता चला कि विचार एक नदी होते हैं जो अपने आसपास को सींचती और हरा बनाते हुए चलती है। बस पत्थरों, नदियों और जंगलों में विचार बिखेर दो, उगेगा जरूर, कारवां विचारों से बनता है। मुझे समझ आया कि साहित्य क्या है, साहित्य की चेतना का आशय समझ आया, साहित्य की सत्ता क्या है। साहित्य में भी अभिजात वर्ग है, ये भी समझ आया। वे अपने किले में किसी को घुसने नहीं देते। यह भी देखा कि सत्ता के साहित्यकार तो पूरी तरह अलग हैं। एक सत्ता के भी साहित्यकार होते हैं, वो सत्ता से इतर कहीं और कोई गतिविधि करते ही नहीं है, जन सरोकारों की कोई बात नहीं करते, सिर्फ सरकार के कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, आम आदमी के कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते। यहाँ भी जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो आज यहाँ अनुपस्थित हैं, मैं जानता हूँ सरकार के पास रोज रहते हैं, आम आदमी के प्रोग्राम में नहीं आते हैं। मैं उन्हें खारिज करता हूँ। और मुझे ये समझ आए बेवकूफी में कि मनुष्यता क्या है। मुझे ये भी पता चला कि स्त्री क्या है। स्त्री वो नहीं है जो आप देख रहे हैं। दुनिया के आधे मनुष्य हैं, दुनिया की आधी चेतना है, दुनिया के आधे विचार हैं, दुनिया का आधा द्वंद्व है, दुनिया का आधा संघर्ष है। हम कह रहे हैं जी औरत है, खूबसूरत लड़की है, हम उसे अभी भी नहीं पहचानते। भारतीय समाज नहीं पहचानता, झूठ बोलता है, झूठ झूठ महिमा मंडित करता है। हमें स्त्री की पहचान नहीं है। ये बहुत सामान्य अध्यात्म की बात नहीं, दर्शन की बात है, जीवन दर्शन की, मनुष्य को समझने की बात है, मानवता को समझने की बात है। तब आप स्त्री को समझेंगे क्या है। मुझे सामाजिक न्याय का सिद्धांत समझ आया, सोशल जस्टिस क्या है। हम धूर्त लोग हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उठपटांग गालियां देते हैं समाज के वंचितों को और हाशिए पर लोगों को, और झंडा उठाते हैं समानता और फला फला फला। ये ढोंग और पाखंड है। आप उस समाज में आपको कभी अपशब्द कहे जाए सूचक तो आपके सिर पे कितनी बड़ी चोट लगती होगी। एक शब्द पत्थर से बड़ी चोट करता है, समझ गए ना। तो इसलिए मुझे समझ आया कि स्त्री क्या है। और अनेकों सतही और अगंभीर लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई। मैंने उन्हें देखा, वो सतही होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, गंभीर नहीं होते। और वे, उनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। और मैंने न जाने कितनी गलतियां की, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ, लिखा हुआ मैंने ये, उसका एक अंश लाया था मैंने न जाने क्या गलतियां की। चाहता हूं कि मेरी खूब आलोचना हो, खूब आलोचना करें तबीयत से आप मेरी, ताकि मैं हवा में न उड़ूं। वरना अगर आपने मेरी बड़ाई कर दी झूठी तो हवा में उड़ने लग जाऊंगा। तो हवा में न उड़ूं, झुका रहूं और ठीक 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 ठाक आदमी बनने की राह पर चलूं। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता, ना करना चाहता। मेरे साथ बहुत बच्चे रहते हैं, आते हैं, मैं उन्हें प्रॉपर करता हूँ सही। क्योंकि मैं अपने सभी साहित्यकार मित्रों को कहता हूं, मैं आज आपको झूठ बोल दूंगा, मिसगाइड कर दूंगा। कल आप बड़े होंगे तब कहेंगे कि वो लोकेश नवानी गलत बोलता था, झूठ बोलता था। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो मेरे तब के साथी थे, उन्होंने मुझे, कईयों ने मिसगाइड किया, और मैंने सब साथियों को बता भी रखा जो मेरे साथ साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बोलता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कौन क्या क्लेम करता है यहाँ का साहित्यकार, और किस लेवल का है, भीतर से कैसा है। मैं ये मानता हूँ कि क्रांतिकारी बनते हैं और वो क्या कहते हैं, काला धागा पहन के घूमते रहते हैं। मैं इस तर्क को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ अगर सच्चा आदमी बनना हो, प्योर मनुष्य बनो ना, तब आनंद है उस मनुष्य होने का। तो इस जुनून के समझ, जो मुझे समझ आया कि, और मुझे एक और बात समझ आई कि विचार पर काम करना चाहिए, विचार पर काम करना चाहिए। समझ आया कि अपने पर भी काम करना चाहिए। मैंने अपने पर काम नहीं किया, समाज को आगे बढ़ाने का एक मूवमेंट चला है जिसे धात मूवमेंट कहते हैं, रचनात्मक आंदोलन करते हैं, आंचलिक भाषा आंदोलन कहते हैं। लेकिन अपने पर भी काम करना चाहिए और उनको समय देना चाहिए जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि शांति जी मेरा जन्मदिन मनाए, लेकिन इस भाई ने जो मेरे ऊपर प्रेम की वर्षा की है, जो प्रेम उड़ेल दिया है, मैं उसके लिए इसको भी प्रणाम करता हूं। और
जो मेरा जो अंतिम वो था कि मैं जो इसमें भी ये कहना चाहता था कि मैंने जो आपके समक्ष वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूँ कि जो मेरे अवचेतन मन में बहुत समय से विचार थे, जो मैंने अनुभव किए, मैंने जो समाज से सीखा, सबसे बड़ा स्कूल समाज है। मैं कई प्रोफेसर्स को जानता हूँ, वो बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन जो विचार के स्तर पर वो बहुत निचले स्तर पर है। उनका एक्शन बड़े निचले स्तर पर है। बहुत सारे दिख सकते हैं आपको। यहाँ बड़े बड़े कवि बनते हैं, कविता भी कैसे पढ़ने उन्हें पता नहीं है। भावनात्मक उत्तेजना फैलाने को कविता कहते हैं, स्त्रियों की वंदना करने को कविता कहते हैं। प्रार्थनाएं और स्तुतियां कविताएं नहीं है। कविता बहुत गहरी चीज है। और मैं अंत में जो 4 बातें बार बार कहता हूँ, मैंने कैसे काम किया कि मैं एक कॉमन मैन हूँ और मेरी जो यात्रा है एक साधारण आदमी की यात्रा है। आप किताब में शांति जी ने मेरे से फिर वार्ताएं की और लोगों ने, कुछ ने मुझे, हालांकि शांति जी ने चुपचाप काम किया, पर जो मैं लिखता हूँ बोलता हूँ उन्होंने उसको नोट किया और इसमें प्रस्तुत किया। तो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी का चिट्ठा है ये। मैं एक प्रतीक हूँ उसका। काम तो साधारण ही है, लेकिन मैं 4 बातें पहले भी बोलता था। अगर संस्कृति को बचाना है तो भाषा पर काम करना चाहिए। अगर समाज और को समृद्ध और खुशहाल बनाना है तो उत्पादकता पर काम करना चाहिए। धातु उत्पादकता के आंदोलन पर ही काम करती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। थर्ड, अगर किसी को दुनिया बदलनी है, दुनिया पूजा पाठ से नहीं बदलेगी, दुनिया धर्म से भी नहीं बदलेगी। अगर दुनिया को बदलना है तो बेटियों और लड़कियों और स्त्रियों पर काम करना चाहिए, तभी हमारे अंदर आएगा। उनको मनुष्य के रूप में देखना होगा। मैं जो मनुष्य के रूप में मेरी नीड्स हैं, हर उस स्त्री की भी हैं जो इस दुनिया में जी रही है, वो मनुष्य की अस्तित्व में। हम बार बार औरत कहकर ये शब्द की गरिमा को गिराते हैं। तो बेटियों और स्त्रियों पर काम करना दुनिया को बदलने के लिए जरूरी है। और चौथा, अगर किसी आदमी को अच्छा मनुष्य बनना है, गहरा मतलब अच्छा काम करना है, तो उसे गहरी कविता पर काम करना चाहिए। अगर वो गहरी कविता समझ नहीं सकता, वो नहीं सकता, पढ़ सकता है, तो मुझे लगता है वो जीवन को समझेगा, मनुष्य होने की गहराई को समझेगा, दर्शन को समझेगा और विचारधारा की प्रक्रिया को समझेगा। इसी के साथ जो आप सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो उन्होंने मुझे जो स्नेह प्रदान किया है, मैं आप सबको अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। आप सबका वंदन, अभिनंदन, आपको नमन। एक कविता